आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आइए बच्चों, हम आज इनके प्रसिद्ध निबंध भाषा और आधुनिकता का अध्ययन करते हैं। इनका मानना था कि भाषा की समस्या पर विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, पर भाषा की आधुनिकता पर विशेष रूप से कुछ भी नहीं लिखा गया। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर यहाँ विचार किया है। इनका मानना था कि भाषा परिवर्तनशील होती है और इस परिवर्तनशीलता का इतना ही अर्थ होता है कि भाषा में नित्य नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, नई रीतियाँ सदैव आती रहती हैं। और जब इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम कर लेते हैं तो उसे ही हम भाषा की आधुनिकता कहते हैं। जब ये व्यावहारिकता प्रदान कर दिया जाता है इन चीज़ों का, तो उसे हम भाषा की आधुनिकता कहते हैं। प्रस्तुत निबंध भाषा और आधुनिकता में लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से बल दिया है। इस लेख में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। उनका मानना था कि भाषा परिवर्तनशील होती है, जिसमें नए भाव, नए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, नई परंपराएं, नई शब्दावली सहज आती रहती है। भाषा में इन सबके प्रयोग से व्यावहारिकता आती है, जो अंततः भाषा में आधुनिकता लाती है। यानी यही व्यावहारिकता ही आधुनिकता है। व्यावहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का विचार है कि हमें वैज्ञानिक शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उनका रूपांतरण नहीं करना चाहिए जो वैज्ञानिक शब्द होते हैं। देखिए, लिखते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर रमणीयता लानी है, सुंदरता लानी है, तो नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर नयापन लाना है तो उसे सुंदर बनाना पड़ेगा, और उसे सुंदर बनाना है तो नयापन लाना पड़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों रमणीयता और नूतनता एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसी को दृष्टि में रखकर ही महाकवि माघ ने कहा कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण जो नूतनता है, यन्न तावत उपैति, नवीनता हो रही है, नयापन हो रहा है, तदैव रूपम रमणीयतया, वह ही क्या है? रमणीयता है, सुंदरता है। यानी प्रतिपल जो भी नयापन हो रहा है वही सुंदर है। यानी सुंदर होने के लिए नयापन जरूरी है और नयापन होने के लिए सुंदर हो जरूरी है। लिखते हैं कि रमणीयता और नित्य नूतनता, नयापन, ये अन्योन्य आश्रित है, अन्य पर आश्रित है। यानी एक दूसरे पर ये आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। अगर कोई चीज़ सुंदर नहीं है तो उसे मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। यानी किसी चीज़ में अगर नूतनता नहीं है, नयापन नहीं है, ठीक है, तो वह वस्तु समाज और जनता के द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। और इतना ही नहीं, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जिस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यानी सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति, समाज को अभिव्यक्ति देने का भाषा है। ऐसी सशक्तता तभी वह भाषा अर्जित कर सकती है जब वह अपने युग के अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। ठीक, यानी जैसे युगानुकूल मुहावरे आ रहे हैं, भाषा में नए नए शब्दों का प्रवेश हो रहा है, तभी वह सशक्तता ग्रहण कर सकती है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुगमता के लिए ही उद्दिष्ट होती है। आप जानते भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी जो भी भाव प्रकट करना होता है उसे हम भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा की परिभाषा ही होती है, जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, भाषा कहलाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस भाषा की जरूरत सोची ही नहीं जाती। यानी जब भी हमें अपने भावों, विचारों को व्यक्त करना होता है तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है।
यानी सामाजिक चेतना में जितनी भी संश्लिष्टता कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों की दुरूहता है, उसका परिहार यानी उसे हमें छोड़ देने में ही हमारे भाषा में आधुनिकता आ सकती है, अन्यथा नहीं। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भी भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। जैसे आप जानते हैं हमारे भारत देश पर बहुत से आतताइयों ने आक्रमण किया, जिसमें आप जानते हैं अहमद साहब अब्दाली रहा, चंगेज़ खान रहा, तैमूर लंगड़ा रहा, मोहम्मद गोरी रहा, महमूद गजनवी रहा, बाबर जैसा फरगना का शासक रहा। जो भी भारत में आए, कुछ तो ऐसे थे जो भारत में आए लूटपाट करके चले गए, धन लूट कर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे थे, बाबर जैसे लोग थे जो आए और यहीं पर ही रह गए। जब वो आए तो अपने साथ अपनी भाषा और अपनी संस्कृतियों को भी भारत देश में लेकर आए, और यहाँ रहने के कारण जब भारत देश में लोगों से उनका हेल मेल हुआ, उन संस्कृतियों का एक दूसरे से परिचय हुआ, भारतीय संस्कृति फारसी संस्कृति में, फारसी संस्कृति भारतीय संस्कृति में मिली, कुछ नए शब्द फारसी संस्कृति में गए, कुछ नए शब्द हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति में आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जातियों के संसर्ग से भी भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द, अगर इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फारसी शब्द है और हमारे हिंदुस्तानी भारतीय शब्द में वह अर्थ देता हुआ कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो उस फारसी शब्द को हमें अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए। और यही स्वीकारोक्त ही भाषा में आधुनिकता है, भाषा में नूतनता है, भाषा में नवीनता है। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर निर्भर करती है, यानी पूरी तरह से उस शब्द को, उस भाषा को अपने में आत्मसात कर लेना ही नवीनता कहलाती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है कि इसे म्यूजियम में सजा कर रखा जाए, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नएपन को ग्रहण कर चलने वाली है। नित्य नयापन होता रहता है, नूतनता आती रहती है। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग होती है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी, संस्कृत परंपरा से निश्चित माने निकलने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील होती है। उसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं होते। जैसे हम वैज्ञानिक का आविष्कार करते हैं तो नया चीज़ कोई बनाते हैं तो उसे हम एक नया शब्द देते हैं, एक नया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक बिग बैंग थ्योरी आई, महामशीन पर प्रयोग किया गया जिसमें न्यूट्रॉन के बमों की बमबारी की गई। तो उसमें देखा हमने कि एक कण, एक पार्टिकल्स हमको मिला जिसे हिग्स बोसोन के नाम से बाद में जाना गया। बाद में उसे हिग्स बोसोन, चूँकि उसके वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के और भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर उसका नाम हिग्स बोसोन रखा गया, पर उसे गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना गया। तो अभी तक हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में गॉड पार्टिकल शब्द का नाम का कोई शब्द नहीं था, हिग्स बोसोन नाम का कोई शब्द नहीं था। लेकिन जब एक नया खोज हुआ, एक नयापन आया, नूतनता आई, तो हमें एक नया शब्द भी हमारे साहित्य में, साहित्य कोश में एक नया शब्द भी देखने को मिला। इसी को हम